आवाज ये करेगी। चलो, हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब आप? अच्छे होंगे। और एक बार फिर अपन 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम सर्कल है वृत्त के। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने जान लिया था, 10.1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। ओके, उसमें एक प्रमेय अपन ने जाना था जिसका नाम था प्रमेय 10.1। और ये प्रमेय क्या था मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि ये जो प्रमेय है आपके 10.2 में भी काम आने वाला है। ठीक है, ये प्रमेय क्या बोलते हैं कि अगर आपका कोई वृत्त हो स्टूडेंट, क्या, और उसकी कोई स्पर्श रेखा हो। ओके, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच के एंगल की अगर अपन बात करें, ये स्पर्श रेखा है एक्स वाई, इसका नाम क्या है? स्पर्श रेखा। ठीक है, और ये जिस बिंदु पर टच करती है उसका नाम होता है स्पर्श बिंदु। ओके, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है स्टूडेंट, वो 90 डिग्री का बनता है, 90 का बनता है। ठीक है, ये बात अपन ने जान ली थी। ये त्रिज्या आर है सब। और मैं 10.1 ही जिसको उपयोग अपन कहीं ना कहीं 10.2 के अंदर भी करेंगे सब। ठीक है, तो आप 10.1 के अंदर केवल इस बात को जरूर याद रखें कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो एंगल बनता है वो कितना बनता है स्टूडेंट? 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। चलो, तो अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर 10.2। उसके लिए पर 10.2 अपन को पढ़ना पड़ेगा। 10.1 पर में से 10.1 हो रहा है, और 10.2 पर में से 10.2 होगा पूरा। ठीक है, तो चलो मैं इस प्रमेय को लिखा दूं। ये प्रमेय क्या होता है? 10.2 प्रमेय क्या होता है? अगर इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। आगे चलो सर। तो प्रमेय 10.2 क्या बोलता है मैं उसको लिख दूं। पहले इसकी बात क्या बात बोलने वाला है ये प्रमेय 10.2। ठीक है, किसी बाहरी बिंदु से अ, किसी बाहरी बिंदु से बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ये याद रखना, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपसे प्रूव कराता है। ये इसी साल का क्वेश्चन था, 2025 के अंदर ये प्रमेय पूछा गया था स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, सिद्ध कीजिए कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो दो स्पर्श रेखा अपन खींचते हैं, मैंने आपको बता भी दिया था कि वृत्त पर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा, बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा, अंदर कोई स्पर्श रेखा नहीं, पूरे वृत्त पर बहुत सारे स्पर्श। ठीक है, मैंने बता भी दिया। तो ये जो आप बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचते हो सर, इन दोनों की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती है। ये पर मैं आप सिद्ध करके मुझे बता दो। ठीक है, इसका प्रूव आता है आपके एग्जाम में, कि इसको प्रूव करके बता दो। क्वेश्चन ऐसे आएगा, सिद्ध कीजिए किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। चलो अपन इसको प्रूव करते हैं सर, बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपन इसका एक डायग्राम बनाएंगे जो ये बोल रहा है। ओके, बात ये लिखेंगे कि किसी बाहरी बिंदु से, मतलब आप ऐसा करो, बाहरी कोई बिंदु ले लो, इस जगह पे कोई बिंदु ले लो सर। ओके, ले लिया हमने बात। बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच दो, बिल्कुल खींच देंगे सर। एक स्पर्श रेखा ये हो गई, और एक स्पर्श रेखा ये हो गई सर। ओके, चलो इसका नाम भी दे दो, जहाँ टच कर रही है उसका नाम दे दो। ए का नाम तो एपी नाम दे दो, ए का आप बीपी नाम दे दो। बीपी वाली, ये वाली। ठीक है, बीच में केंद्र होता है। ऐसा करो, इस स्पर्श बिंदु को केंद्र से एम में ला दो, त्रिज्या आएगी सर। इसको आप आर बोलते हो। इस पर इस इधर भी आप स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दो, त्रिज्या आएगी सर। फिर इस ओ को ओ से मिला दो, सॉरी पी से मिला दो स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से प्रोग्राम करना पड़ेगा। अब हमें बताना है कि जितना एपी है उतना ही क्या है? बीपी है, क्योंकि एक स्पर्श रेखा तो सर एपी है बाहरी बिंदु से, और एक स्पर्श रेखा क्या है? बीपी है। मतलब हमें प्रूव करके देना है कि जितना एपी है उतना ही क्या है? बीपीएस। ये बात हमें प्रूव करके देनी है उसको। ठीक है, बिल्कुल कर देंगे, आसान है सर, कर देंगे अब इसको आसान। ठीक है, तो हमें ये काम करना है कि जितनी लंबाई की एपी है उतनी लंबाई की बीपी है सर। यही आपका प्रमेय है सर। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन है क्या है, दिया ही लिख दो आप इस तरह के सवालों में। हमें दे रखा है कि ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, वाला एक वृत्त है जिस पर
दो स्पर्श रेखा कौन कौन सी, एक बार देखो आप ध्यान से, एक तो एपी व बीपी है। ठीक है, थोड़ा अपने रचना भी करेंगे, वैसे सिद्ध क्या करना है सर वो बता दो आप तो हमें। सिद्ध हमें ये करना है स्टूडेंट का जितना एपी है उतना ही क्या है बीपी है, ये हमें प्रूव करके देना है उसको। ठीक है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, बराबर है। फिर आगे चलो, हमने थोड़ा डायग्राम एक्स्ट्रा काम किया सर, उसको आप लिख दो रचना के अंदर। ये बात आपको लिखने एग्जाम के अंदर हमने क्या किया, बिंदु ए व बिंदु ए पी व बी को ओ से मिलाया। इसके बाद आ जाओ उपपत्ति प्रूफ। इस तरह से आपको सवाल जमाना है सिद्ध करने वाला। ठीक है, उपपत्ति मतलब प्रूव करते हैं, इसको बोलते हैं प्रूव। चलो प्रूव करते हैं अपन। चलो आ जाओ स्टार्ट। हमें एक बात बताए सर, आपने कल ही बताई थी प्रमेय, अपन जानते 10 प्रमेय के अनुसार स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो एंगल बनता है वो 90 बनता है। ठीक है, इधर भी क्या बनेगा, 90 बनेगा। देखो उसके दो तरीके हैं। इस पर अपन एक काम करेंगे कि अगर आपको दिख रहा होगा दो त्रिभुज बन रहे हैं सर, एक तो बन रहा है ए ओ पी जो ये दिख रहा है ऊपर, एक बन रहा है बी ओ पी ये बन रहा है। और हमें एक बात बताएगा, अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर हमें दो त्रिभुज हो और दो भुजाएं अपन को बराबर दिखानी हो, क्योंकि सर इस त्रिभुज में हमें एपी बराबर दिखाना है नीचे वाले की बीपी के, और किसी भी दो त्रिभुजों में अगर आपको भुजा बराबर दिखानी है या कोण अगर आपको बराबर दिखाने है स्टूडेंट, तो आप उनको क्या कर दो, सर्वांशम कर दो। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं सर, आपने जो 9th क्लास में पढ़ा था कि सर्वांशम क्या होता है। सर्वांशम क्या होता है स्टूडेंट, सर्वांशम का मतलब वो सभी तरह से बराबर होता है जिनका आकार और माप, जिन आकृतियों का आकार प्लस माप दोनों बराबर होते हैं। मतलब वो दिखने में भी एक जैसी हो और साइज में भी क्या हो, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम सेम होनी चाहिए। माप का मतलब छोटा बड़ा नहीं, एकदम सेम सब। ओके, तो उनको बोलते हैं अपन सर्वांशम आकृति, मतलब हर तरह से वो बराबर होती है सब। ठीक है, तो आकार प्लस माप दोनों बराबर हो, दोनों बराबर हो, उसको बोलते हैं अपन सर्वांगसम आकृति। और अगर कोई आकृति सर्वांगसम है तो आप उनमें कुछ भी बराबर कर सकते हो स्टूडेंट, कुछ भी बराबर कर सकते हो, कोण बराबर कर दो, आप भुजा बराबर कर दो। तो सर्वांगसम आकृति में संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम आकृति में संगत का मतलब जो भाग इसमें वही भाग उसमें बराबर होगा। संगत भाग बराबर होते हैं, संगत का मतलब कोण भी बराबर होते हैं और संगत का मतलब भुजा भी बराबर होती है, ये इसका मतलब। ठीक है, मतलब हर तरह से वो बराबर है। तो अपन एक काम ये करें ना सर, क्यों ना अपन इन दोनों को सर्वांगसम दिखा दी, क्या दिखा दे, सर्वांगसम। अगर ये दोनों त्रिभुज अगर सर सर्वांगसम हो जाए तो अपन एक काम कर सकते हैं ना, सर्वांगसम होने के बाद तो आप इन दोनों को बराबर कर दोगे, क्योंकि सर्वांगसम आकृति में बराबर होता है संगत भाग। तो अपन इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाएंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे। अब देखो सर्वांगसम के कुछ नियम होते हैं, या तो आप एक त्रिभुज की तीनों भुजा को बराबर दिखा दो दूसरे त्रिभुज की। ये काम करो, इसका मतलब यहाँ साइड ही साइड मतलब भुजा है, इसका मतलब यहाँ क्या है, इसका मतलब साइड साइड मतलब भुजा है। और एक का मतलब होता है एंगल, एंगल मतलब कौन होता है। तो अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर हो तो वो सर्वांगसम हो जाएगा सर, एस 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 नियम से, जो 9th क्लास का होता है सर। उसके बाद एक नियम और होता है सर, अगर मान लो एक त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण, एस एस का मतलब दो तो भुजा और एक कोण बराबर हो, तब भी सर वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। या फिर एक नियम होता है आरएचएस नियम सर, जो समकोण त्रिभुज में चलता है, आरएचएस नियम। अगर किसी संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण बराबर हो, नंबर डिग्री से काम नहीं चलेगा। आर का मतलब राइट एंगल सर, समकोण हो, साथ में इसका जो हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, वो बराबर होना चाहिए। तो आरएचएस नियम होता है समकोण त्रिभुज में, जिससे आप उसको सर्वोच्चम कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समकोण त्रिभुज ही दिख रहा है सर मुझे, तो 90 है 90। अगर ये कर्ण भी होगा तो अगर वो कर्ण बराबर दिखा देंगे, और अगर ऐसा होता है तो या तो इनमें से कोई ना कोई नियम का उपयोग होगा और अपन इसका सर्वोच्चम दिखा देंगे। चलो करते हैं क्या क्या बराबर है वो देखते हैं सर, फिर देखेंगे कौन सा नियम लगने वाला है, कौन सा नहीं लगने वाला। तो इन दोनों त्रिभुजों को मैं टारगेट किया है सर, मैं इन दोनों को सर्वोच्चम दिखा दूं कि मुझे ये दोनों बराबर दिखाने। और मुझे एक बात पता है कि अगर सर्वांगसम से भी दो भुजा बराबर दिखाई जा सकती है। ठीक है, तो मैं ये काम करने वाला हूँ यहाँ पर, इन दोनों को मैं सर्वांगसम ही करने वाला हूँ। बस सर्वांगसम का मतलब याद रखना, जिनका आकार मतलब दिखने में, जिनका माप, माप मतलब छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, उनको बोलते हैं आकार और माप दोनों बराबर हो सर। ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 में आप समरूप भी पढ़ोगे, जिनमें आकार बराबर हो सकता है, माप के साथ ही हो चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं छोटी बड़ी, लेकिन आकार उनका सेम मतलब दिखने में सेम होनी चाहिए। उसको अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, रैंक 10 में पढ़ेंगे। अभी तो आप आगे चलो, चलो अपन इसको लेते हैं
इन दोनों त्रिभुज को मैं लेने जा रहा हूँ सर, त्रिभुज, ध्यान से समझना आप, त्रिभुज AOP, ये 9 की बात है वैसे, व त्रिभुज BOP में आप एक बात बोलोगे कि सर हमें पता है AOR है और OB भी है, मतलब दोनों में त्रिज्या है। आप बोलोगे कि OA बराबर सर OB है, कारण पीछे लिखोगे त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है सर, जैसे मैंने कल ही बताया था आपको, एक वृत्त की बहुत सारी त्रिज्या हो सकती है, ठीक है, वो सभी बराबर होती है, कहीं भी मिला दो, हर जगह आ रहेगा, सब त्रिज्या होती है सर। एक तो ये हो गया। एक काम में करेंगे सर, ए कौन कितना है सर, एंगल 90, तो कौन ए बराबर कौन बी, क्यों है 90, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण, बिल्कुल सर अपने पढ़ में पढ़ रखा है, स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच कोण, त्रिज्या के बीच कोण, ठीक है भाई, ये बात आप जानते हो सर, कारण लिख दो पीछे। उसके बाद आप ध्यान से देखो, ओपी इसमें भी आ रहा है और ओपी इसमें भी आ रहा है, मतलब दोनों में कॉमन है, तो ओपी बराबर ओपी कौन होता है, ओबिनिस्ट। और एक बार बताओ, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है सर, इधर में 90 से कोण कर्ण है, मतलब दोनों में कर्ण बराबर है, ओपी इसका भी कर्ण है, ओपी इसका भी कर्ण है, और अगर कर्ण बराबर हो, समकोण त्रिभुज हो, तो 100% आप RHS नियम लगा दो सर, इस नियम से सर्वनाम हो गया, क्योंकि सर कर्ण RHS नियम होता है, एक तो नंबर डिग्री हो, साथ में कर्ण बराबर, ठीक है, और कोई से एक भुजा बराबर हो सर, वो तो त्रिज्या बराबर है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अतः त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज AOP सर, AOB नहीं AOP है, वह सर्वांगसम त्रिभुज, ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है, ये चिन्ह किसका है, सर्वांगसम। किसी को पता नहीं हो तो बिल्कुल मैं एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ आपको, आप हर चीज लिखा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, ये चिन्ह सर्वांगसम का होता है, ठीक है। दो लाइनें नेक्स्ट लाइन को बात दो सर, उसको सर्वांगसम बोलते हैं। त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज BOP हो गया, किस नियम से, RHS नियम से, अगर समकोण त्रिभुज हो और कर्ण बराबर हो, तो ये नियम 100% इसी से सर्वांगसम होगा, ठीक है। तो चलो, अगर ये सर्वांगसम हो गए सर ये दोनों त्रिभुज, तो अब आप सर कुछ भी बराबर कर सकते हो, क्योंकि सर्वांगसम आकृति में संगत बार बराबर होते हैं, संगत बार मतलब उनमें कोण भी बराबर होंगे, उनमें भुजा भी बराबर होगी, अपन को तो दोनों बराबर दिखाने चाहिए, बस इन दोनों को बराबर कर दो सर आप, तो बाकी मत करो सर। अतः आप लिख दो AP बराबर VP। सीपीसीटी का मतलब आप जानते हो ना, सीपीसीटी का मतलब ये होता है कि सर्वांगसम आकृति में संगत भाग बराबर होते हैं, सीपीसीटी का मतलब शॉर्ट में ये होता है, और ये हुआ आपका इति सिद्धम, ये आपको सिद्ध करना है, इति सिद्धम सर। तो बहुत सिंपल रहेगा सर, कोई आसान नहीं है सर, अपन को कुछ भी नहीं करना, अपन का डायग्राम पहले ही रेडी करना है अपन को, और इन दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांगसम कर देंगे, नियम से सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिज्या बराबर है, समकोण है, साथ में ओपी दोनों में बेनिस्ट है, और ऐसा हो गया तो सर्वांगसम हो गया RHS नियम से, RHS नियम से अगर ये सर्वांगसम हो गया, तो आप सीपीसीटी में ये बात लिख सकते हो, जितना एपी है उतना ही क्या है, बीपी है। इस तरह से आप इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हो, इससे तरीका और भी, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट आसान तरीका यही है स्टूडेंट, सबसे बेस्ट आसान तरीका है ये, इससे आप तुरंत कर दोगे सर, ठीक है। तो ये प्रमेय सिद्ध हो चुका है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है स्टूडेंट, बराबर होती है, और आपको एक काम करना पड़ेगा इसके अंदर, कसर इन दोनों त्रिभुजों को, ट्रायंगल दोनों त्रिभुज है ना, उनको आपको सर्वसम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ अपन ने कर दिया है, और ये प्रूफ आपके एग्जाम में आता है सर कहीं ना, ठीक है। इसके बाद अपन चलते चलो सवाल करते हैं इससे रिलेटेड, ये इस प्रमेय का एक मेथड और भी है, चाहो तो आप इस प्रमेय को उस विधि से भी कर सकते हो, चलो मैं आपको बता दूं, उससे भी हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, आओ मैं बताऊं इसका सेकंड विधि, उससे भी हो जाएगा, आपको जो लगे उससे कर देना, आप कोई दिक्कत नहीं है सर, ये प्रमेय आता है लेकिन आपके एग्जाम के अंदर। चलो मैं आपको बता दूं किस विधि से हो जाएगा, एक और है सर, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में ही लिख देना आप उसको, इधर आओ सर, उससे हो जाएगा ये प्रमेय सिद्ध। देखो आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे सर, एक तो ऊपर दिख रहा है एओपी समकोण है, बिल्कुल 90 डिग्री है, नीचे वाले में सर, तो समकोण त्रिभुज में एक काम करो आप, त्रिभुज एओपी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर, हमें पता है 90 के सामने कौन होता है, कर्ण, जिसको आप कर्ण मान लो, और इनमें थीटा फिक्स नहीं है, तो कोई भी मान लो आप, इसके ऐसा करो लंब मान लो, इसको आधार मान लो, ठीक है। चलो, जरूरी नहीं है आप इसको लंब इसको आधार मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थीटा के सामने 90 के सामने तो कर्ण होता है। अभी हमें एंगल नहीं पता सर, एंगल ये है ये, तो फिर अगर एंगल नहीं पता होता उस कंडीशन में आप किसी को भी लंब मान लो, किसी को भी आधार मान लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आंसर सेम आता है सर, 80 नो प्रॉब्लम। ओके, जो पाइथागोरस में लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जुड़ता है,
और जिनमें भी मान चेंज नहीं हो तो आगे पीछे हो जाए, कोई दिक्कत। ओके, आओ तो काम करते हैं। कर्ण कौन है इसमें? ओपी, मतलब कर्ण का स्क्वायर। इस छोटे बता रहा हूँ, सेकंड विधि है इसकी, सेकंड विधि से आप इसको कर सकते हो स्टूडेंट एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो, तो त्रिभुज एओपी में अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर मतलब ओपी का स्क्वायर। लंब कौन है? एओ प्लस आधार, आधार कौन है? एपी। इसका इसको समीकरण एक नाम दे दो। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद आओ एक त्रिभुज और बनाओ, नीचे दिख रहा होगा त्रिभुज बी ओ पी मी, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो सर। चलो, तो वही 90 के सामने कर्ण मतलब वही ओपी का स्क्वायर, लंब इसको लंब मान लो, आप ऐसा करो, प्लस आधार नीचे वाले को मान लो बेटे को, कोई दिक्कत नहीं है। पर 90 के सामने तो करनी होता है, इसको तो करनी होता है, इनको आप अपने हिसाब से माने लंबा आधार, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, इसको समीकरण 2 नाम दे दो। स्टूडेंट इधर आओ, यहाँ ओपी स्क्वायर है, देखो यहाँ भी ओपी स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है? ओपी स्क्वायर है। तो समीकरण 2 से ओपी स्क्वायर का मान मतलब ये वाला, क्योंकि ओपी स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट? ओपी स्क्वायर है ओबी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। तो इस ओपी स्क्वायर को आप हटाओ और ये मान आप यहाँ रख दो, इस ओपी स्क्वायर की जगह ये वाला मान रख दो आप समीकरण 1 में। तो मैं यहाँ बोल दूं इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर। ओके, चलो आ जाओ। तो ये मान आप इस ओपी स्क्वायर की जगह पर ये वाला मान रख दो इस जगह पे समीकरण 1 में। जहां कहीं भी समीकरण 1 में ओपी स्क्वायर आ रहा है उसको तो हटा दो, और ओपी स्क्वायर में जो आप बराबर आपके दो में मान आया उस मान को ताकि यहाँ रख दो आप। तो ओपी स्क्वायर का मान कितना आया? समीकरण 1 में रख दो, इस ओपी स्क्वायर की जगह माना जाएगा ओबी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। आगे मैंने कुछ भी नहीं किया, ओपी स्क्वायर का ये जो मान बराबर में आ रहा था इस मान को मैंने समीकरण पास में रख दिया, ओपी स्क्वायर को हटा दिया उसकी जगह, ठीक है। सिर्फ बराबर में अगर मान हो तो कोई भी मान रख सकते हो आगे पीछे, कोई दिक्कत। इसकी जगह ये रख सकते हो, इसे ये रख सकते हो, तो मैंने इसकी जगह ये मान रख दिया यहाँ पर। ओके, समीकरण 1 में है। ओके, फिर आगे चलो, समीकरण 1 में क्या है? आगे एओ का स्क्वायर है सर, साथ में एपी का स्क्वायर है सर। और मेरी बात सुन हो रही है, दोनों ही क्या है? त्रिज्या है सर। अपना एओ क्या है? त्रिज्या है। ओबी भी क्या है? त्रिज्या है। तो मेरी बात पता है सर का एओ बराबर ओबी है, ये दोनों त्रिज्या है सब, दोनों आ रहे हैं और दोनों अपन आर होते हैं सर, लिख सकते हो आप इस बात को, ओके। तो मतलब एओ की जगह भी आप बीओ काम में ले सकते हो, बीओ की जगह एओ काम में ले सकते हो। ऐसा करो, इस ओबी की जगह एओ काम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी जगह एओ लिख दो, एओ का स्क्वायर प्लस इस ओबी की जगह मैंने क्या लिख दिया? एओ लिख दिया, क्योंकि दोनों ही त्रिज्या है सर। तो ओबी की जगह एओ लिख दो या एओ की जगह ओ भी लिख दो, बात ठीक है सर। तो कुछ भी मत करो, आप तो ओबी की जगह एओ लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। बीपी का स्क्वायर बराबर में एओ का स्क्वायर और प्लस में एपी का स्क्वायर, एओ से वो कट जाएगा, क्या बचा? बीपी का स्क्वायर बराबर में इधर एपी का स्क्वायर, दोनों तरफ अगर स्क्वायर तो कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो क्या बचा? बीपी बराबर एपी। यही तो अपने को सिद्ध करना है सर। तो मतलब जितना बीपी है उतना ही क्या है? एपी है। तो इससे भी आपका प्रमेय सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, इससे भी हो जाएगा सर ये प्रमेय। तो याद ना कितना हमें ये वाला मेथड भी दे रखा है, आप 2 बार पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, 1 से मान 2 में रख दो, क्योंकि दोनों में एक साइड बराबर आएगी। ओके, ये मान जब आप यहाँ रखोगे तो आपकी त्रिज्या कट जाएगी, बचेगा जो आपकी स्पर्श रेखा जो बराबर आ जाएगी सर। जिस मेथड से भी सवाल हो सकता है, ये पढ़ने वो हो सकता है, ठीक है। जिस सेकंड विधि से पेपर ने बराबर दिखा दिया, एक ही बात है बात, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी काम ले सकते हो एग्जाम के अंदर, बेहतरीन रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। आप वो ट्राइंगल्स वाला काम में लो, जिसमें आपको केवल कुछ नहीं करना, ट्राइंगल्स के अंदर 3 भुजा बराबर दिखानी, जो भी बराबर है वो दिखा दो और उससे ट्रायंगल सिद्ध कर दो उसको, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रमेय कंप्लीट हो चुका है। अब अपन 10.2 के सवाल करेंगे, क्या करेंगे? 10.2 के सवाल करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्टिंग करते हैं अपन, इसको मैं हटा रहा हूँ।